करेंगे एंटीना क्या होता है। एंटीना आप सभी लोगों ने देखा होगा। एंटीना का काम क्या होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीना? यस सर। सुनील, बताइए एंटीना का काम यस क्या होता है? सर, एंटीना एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है एंड उसका वॉइस बढ़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता ठीक है, वेरी गुड। मतलब बेसिकली एंटीना का काम ये होता है। आपने घर पे देखा होगा, आपके ऊपर घर के टीवी का एंटीना लगा होगा, आपके घर के आसपास मोबाइल का एंटीना लगा होगा। तो वो क्या करता है, किसी भी चीज को ट्रांसमिट करता है, किसी भी चीज को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करता है, और उसके कुछ कंपोनेंट और कुछ पार्ट को वो रिसीव भी करता है। तो एंटीना क्या करता है, एक चीज को ट्रांसमिट भी करता है और किसी चीज को रिसीव भी करता है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम कौन करता है? एंटीना करता है। ठीक है, एंटीना इस पे बेस्ड है। इसका काम है बेसिकली रेडिएशन को ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना? रेडिएशन को। एंटीना क्या काम करता है? एंटीना हमारा काम करता है रेडिएशन को ट्रांसफर करना। रेडिएशन को एक इंड से दूसरे इंड, जैसे आपको आपको सपोज करिए आपके घर के ऊपर डीटीएच लगा होता है। एक बहुत लोग देखे होंगे, आप लोग डीटीएच का एंटीना कुछ इस तरह का होता है। आप लोगों ने देखा है है। यस डीटीएच सर, एंटीना? पैराबोल। यस सर। हाँ, ये पैराबोलिक। ये क्या करता है, सपोज करिए आपने घर के ऊपर एयरटेल का डीटीएच एंटीना लगाया है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जो सिग्नल आ रही होगी उसे रिसीव करेगा, और आप अपने घर पे इसे टीवी में कनेक्ट करके यहाँ पे टीवी की अलग अलग चैनल देख सकते हैं। ठीक है, तो वो रिसीव करता है। वो रिसीव किसे करता है? वो रिसीव रेडिएशन को करता है। और जो भी एंटीना है वो ट्रांसफर किसे करता है, भेजता किसे है? वो भी रेडिएशन को ही करता है। रेडिएशन को रिसीव करता है और ये रेडिएशन को ही ट्रांसफर करता है। तो हम जानेंगे रेडिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है। चार्ज है, सपोज करते हैं प्लस क्यू। यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू। चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसके आसपास हमारे पास क्या अवेलेबल होते हैं? चार्ज के आसपास, चार्ज के आसपास हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन प्रेजेंट होते हैं। ओके, सपोज करिए यहाँ पे ये चार्ज है, एक स्टेशनरी चार्ज है। चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस हमारे अवेलेबल हैं। ओके, अभी क्या होगा, अभी ध्यान से देखिए, जब इस चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे तब क्या होगा? एक्सेलरेट मतलब जोर से मूव करना, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाना। जब इसको मूव करवाएंगे तब देखिए हमारे पास कौन सा फेनोमेनन होगा। ये चार्ज तो मूव करेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा, और इसके जो फील्ड लाइन है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारे ब्रेक होते जाएंगे कुछ, मतलब वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह का हमारे पास पैटर्न हमारे पास प्रेजेंट होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे पहले केस में हमने क्या लिया, पहले केस में हमने एक स्टेशनरी चार्ज लिया। स्टेशनरी चार्ज का मतलब है वैसा चार्ज जो मूव नहीं कर रहा हो, जो रेस्ट पे रखा गया हो, रेस्ट पे रखा गया हो। उसके चारों ओर क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइन, सारे स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चार्ज को एक्सेलरेट करवाया। एक्सेलरेट करवाने का मतलब है उसे हमने तेज से मूव करवाया, फास्ट मूव करवाया एक जगह से दूसरे जगह तक। उस कारण क्या होगा, उस कारण ये होगा, तो जितने भी उसके फील्ड लाइन थे वो सारे ब्रेक होते जाएंगे और कुछ इस तरह का पैटर्न प्रोड्यूस होगा। इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन।
इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक ऐसा पैटर्न है जो कि प्रोड्यूस होता है किसी भी एक्सेलरेटिंग चार्ज से, एक्सेलरेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होता है, और ये है रेडिएशन। ओके, क्लियर है रुचि? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा जब भी चार्ज एक्सेल, और ये उल्टा भी होगा, जब चार्ज डी एक्सेलरेट होगा, मतलब डी एक्सेलरेट मतलब उसके वेलोसिटी को घटाएंगे तो भी क्या होगा? रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। तो हमारा रेडिएशन कब कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट करता है, या फिर जब हमारा चार्ज डी एक्सेलरेट करता है, तब तब क्या प्रोड्यूस होता है? रेडिएशन। ओके, यस क्लियर सर। है? चलिए, इस चीज को ध्यान में रखिए कि हमारा कोई भी मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मूविंग चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज को हम बोल सकते हैं टाइम वेरिंग चार्ज, टाइम के साथ वेरी करने वाला चार्ज। यस सर। सपोज करिए यहाँ पे हमने हमने ये एसी सोर्स लिया है। ये क्या है? टाइम वेरिंग। ये वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप देखिए। और इसे हमने एक ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे हमने लिया है। ये ट्रांसमिशन लाइन क्या है? ओपन है। रिमझिम ट्रांसमिशन लाइन ओपन है। जब ट्रांसमिशन लाइन ओपन होगा रिमझिम, तब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी रिमझिम? ओपन सोर्स के केस में करंट का वैल्यू क्या हो जाता है रिमझिम? जीरो। ओपन सोर्स, वेरी गुड, करंट का वैल्यू हो जाता है 0। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये इस तरह का टाइम वेरिंग सोर्स है, कुछ इस तरह की इसकी मूवमेंट हो रही है, ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है लैम्डा, ये टोटल डिस्टेंस है लैम्डा, और वैल्यू कितने इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है? जो वैल्यू यहाँ पे था, सेम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 है, ये 0 है। और ये डिस्टेंस कितना है सुनील? सुनील, ये डिस्टेंस कितना है? सुनील, रुचि, ये डिस्टेंस क्या है? ये टोटल डिस्टेंस अगर लेमडा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? लेमडा यहाँ से यहाँ तक है, लेमडा यहाँ से यहाँ तक है, मेरा बाई 2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस है लेमडा बाई 2। मतलब लेमडा बाई 2 पे करंट का वैल्यू फिर से 0 हो रहा है लेमडा बाई 2 इंटरवल के बाद। तो यहाँ पे अगर करंट का वैल्यू 0 है, तो फिर लेमडा बाई 2 इंटरवल के बाद यहाँ पे फिर से करंट का वैल्यू 0 होगा, है कि नहीं? यहाँ पे फिर से लेमडा बाई 2 इंटरवल के बाद करंट का वैल्यू 0 होगा। सेम केस नीचे भी हमारा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहां भी हमारा सेम केस एप्लीकेबल होगा। अभी देखिए, अभी ये हमारा जो हमारा स्ट्रेट है, ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट है। अभी हम क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा बेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? बेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम केस होगा। यहाँ पे मान लीजिए 0 था, तो यहाँ पे फिर से 0, फिर से 0, सेम केस नीचे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? ट्रांसमिशन लाइन को बेंड कर दिया है। ट्रांसमिशन लाइन को बेंड कर दिया है। यहाँ पे कुछ ये मतलब एक हमारे पास क्या निकल रहा है? एक रेडिएशन हो रहा है। अगर 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 जब हम इसको रेडिएशन करते हैं, तब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस था, इस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होगा, वो अब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब हमने ट्रांसमिशन लाइन को बेंड किया,
जब ट्रांसमिशन लाइन को हमने बेंड किया तब इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस चेंज हो गया। पहले जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस था, अब वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस चेंज हो गया है ट्रांसमिशन लाइन को बेंड करने के बाद। ओके, ठीक है। और जब हम एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हम इसको पूरा 90 डिग्री पे बेंड कर देते हैं, जब हम इसको 90 डिग्री पे बेंड कर देते हैं, तब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ये हो जाता है 377 ओम। जब हम ट्रांसमिशन लाइन को 90 डिग्री पे बेंड कर देते हैं, 90 डिग्री पे अभी हमने बेंड किया है, उस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया है 377 ओम। ओके, ये जो 377 ओम है ना, ये फ्री स्पेस, ये मतलब फ्री स्पेस का इम्पीडेंस है। ये 377 ओम जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस बना है, और ये किसका इम्पीडेंस है? फ्री स्पेस का भी इम्पीडेंस है। तो अभी क्या हो रहा है, जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है और फ्री स्पेस का इम्पीडेंस है, वो क्या हो गया? मैच हो गया। ये चीज क्लियर है रुचि? यस सर। अभी हमने जब 90 डिग्री पे इसे बेंड किया, तब इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया 377। जब 377 हो गया और फ्री स्पेस का भी है 377, मतलब दोनों इम्पीडेंस क्या हो गया? मैच हो गया। ओके, दोनों इम्पीडेंस अभी क्या हो गए हैं? मैच हो गए हैं। और जब इम्पीडेंस मैच होते हैं, तब क्या होता है हमारे पास? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। जब इम्पीडेंस मैच हो जाते हैं, तब क्या होता है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और इम्पीडेंस मैच होने से यहाँ पे जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा था, ये अब क्या होगा? बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। ये एंटीना का वर्किंग प्रिंसिपल है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? सुनील हैं? सुनील एग्जिट है। संजीत रिमझिम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब हो रहा है? इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब क्या होता है? यस सर, थोड़ा बहुत है। चलिए ठीक है, अभी मतलब बस ये अपना ध्यान में रखिए। जब हमने इसे 90 डिग्री पे बेंड कर दिया, तब इस ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है वो हो गया 377 ओम। और जो 377 ओम होता है, वो फ्री स्पेस का भी इम्पीडेंस का वैल्यू उतना ही होता है। जब दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तब क्या होता है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहां से बाहर तक होगा। तब हमारा रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपागेट होगा, रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। ओके, ठीक है। हमारा एंटीना का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, जब हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे, एंटीना के प्रॉपर्टीज के बारे में। सपोज करिए, जैसे एंटीना का रेडिएशन बहुत बहुत सारा रेडिएशन होता है। जैसे कोई एक एंटीना है, सपोज करिए ये पॉइंट एंटीना है, और इसका रेडिएशन पैटर्न क्या होता है ये देखें हम लोग, वो कैसे रेडिएट करता है। ये मैं अभी बता रहा हूँ ये है क्या। ठीक है, ये रेडिएशन पैटर्न है। ये जो है ना, ये किसी भी एंटीना इस तरह से रेडिएट करता है। इसका मतलब क्या है? ये एंटीना यहाँ पे है, आप देख रहे होंगे, ये वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा साइड है। ये जो बैलूम है, जो है लोब है, उसे जो बोलिए, ये साइड सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा साइज होता है किसी भी रेडिएशन पैटर्न का, उसे हम लोग बोलते हैं मेन लोब।
उसे हम लोग बोलते हैं मेन लोब, और जो साइड में लोब्स होते हैं उसे बोलते हैं साइड लोब। एंटीना इस तरह से, जैसे कोई मोबाइल टावर का है, मोबाइल एंटीना है, तो उससे जो रेज निकलते हैं वो कुछ इस तरह के निकल सकते हैं। तो वहां पे एक जो जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वो आपका रेडिएशन जाता है वहां पे बनता है मेन लोब, और जहां पे कम कम रेडिएशन जाता है वहां पे बनता है साइड लोब्स। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा साइड लोब है और ये हमारा मेन लोब है। ओके, और जो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा साइड लोब है, ये भी हमारा साइड लोब है। और जहां पे कुछ भी रेडिएशन नहीं बन रहा है, जैसे इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल, नल पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। तो किसी भी एंटीना के रेडिएशन में हमारी तीन चीज होती है। एक होता है मेन लोब, मेन लोब वो है जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा रेडिएशन जा रहा है, वो हो गया मेन लोब। जहां पे कम कम रेडिएशन जा रही है वो है साइड लोब, और जहां पे कोई भी रेडिएशन पैटर्न नहीं आ रहा है, कुछ भी रेडिएशन नहीं आ रहा है, वो होता है नल पॉइंट। ये क्लियर है सभी लोगों को? ये क्लियर है? हिमांशु? सर ये ये तो कल डिस्कस हो चुका था, कल भी हिमांशु। ये क्लियर है? अभी आपको डाउट है कुछ? नहीं सर, डाउट नहीं। चलिए ठीक है। ये था किसी भी एंटीना का रेडिएशन पैटर्न। ये जनरल, मैं एक जनरल बताया हूँ, जनरल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न ये होता है, ठीक है। और फिर एक हमारे पास आता है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ओमनी डायरेक्शनल, ये एंटीना का एक टाइप है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है ये जानिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एंटीना किसी डायरेक्शन में ज्यादा रेडिएट करता है, किसी डायरेक्शन में कम रेडिएट करता है। अगर सपोज करिए कोई एंटीना है, वो हर डायरेक्शन में एक सेम तरह का रेडिएशन दे रहा है, जितना आपको एक्स डायरेक्शन में है उतना वाई में है उतना जेड में है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जितना हर डायरेक्शन में इक्वल इक्वल रेडिएशन है, देख रहे हैं ना, कोई किसी डायरेक्शन में कोई कम ज्यादा नहीं है, हर डायरेक्शन में इक्वल इक्वल क्या है आपका रेडिएशन जा रहा है। तो उस तरह के एंटीना को हम लोग बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना मतलब जो वो एंटीना जो हर डायरेक्शन में बराबर बराबर ट्रांसमिशन को रेडिएट करे, बराबर बराबर रेडिएशन दे। जितना रेडिएशन इस डायरेक्शन में होगा उतना रेडिएशन इस डायरेक्शन में होगा, इस तो बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल। ओके, ठीक है। देखिए ओमनी डायरेक्शनल के बाद हमारा एक और हमारा प्रॉपर्टी है एंटीना का, वो है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक जो मैंने एग्जांपल लिया इससे पहले, वहां पे एक मेन लोब बनता था और कुछ साइड लोब बनते थे। एक मेन लोब होता था और एक क्या क्या होते थे उसके साथ, कुछ साइड लोब्स बनते थे। तो डायरेक्टिविटी क्या है? डायरेक्टिविटी किसी एंटीना की प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीना, जिससे हम ये मेजर करते हैं कि किसी डायरेक्शन में कितना रेडिएशन हो रहा है। सपोज करिए इस डायरेक्शन में कितना रेडिएशन हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में डायरेक्टिविटी ज्यादा है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टिविटी कम है, इधर डायरेक्टिविटी कम है, इधर डायरेक्टिविटी और कम है। तो व्हाट इज डायरेक्टिविटी? डायरेक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटीना बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से हम लोग ये मेजर करते हैं किसी भी एंटीना का किसी डायरेक्शन में कितना रेडिएशन हो रहा है। अगर किसी डायरेक्शन में रेडिएशन ज्यादा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्टिविटी ज्यादा है,
अगर किसी डायरेक्शन में रेडिएशन कम हो रहा है तो बोलेंगे डायरेक्टिविटी कम है। ओके, क्लियर है रिमझिम संजीव? हाँ सर क्लियर है। चलिए, ये हो गया हमारा डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी के बाद हमने पढ़ा था रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी पढ़ने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल क्या होता है? एनीवन? संजीत? संजीत सॉलिड एंगल बताइएगा। माही सॉलिड एंगल बताइएगा आप। माही? नहीं माही पता वर्मा? यस सर। देखिए, कोई बताइएगा सॉलिड एंगल, एनीवन? सर दो बीम के बीच का कोण। हाँ हाँ, दो बी, देखिए वेरी गुड हिमांशु, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज करिए हमने दो लाइन लिया, यहाँ पे दो लाइन के बीच एक एंगल बना, हमारा कोई एंगल बना, तो इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लेन एंगल। अब आप क्या करिए, एक एज्यूम करिए, सपोज करिए क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल आप एज्यूम करिए, ठीक है, और क्रिकेट बॉल का एक टुकड़ा आप काट के ऐसे निकालिए। क्रिकेट बॉल का एक टुकड़ा, ये सॉलिड होगा ऊपर से पूरा, ये सॉलिड होगा। क्रिकेट बॉल का एक टुकड़ा, एक कोनिकल टुकड़ा हो जाएगा, वो कोनिकल टुकड़ा वो काट के निकालिए सेंटर पे से, और वो सेंटर पे एक एंगल बनाएगा, वो सेंटर पे एक एंगल बनाएगा। ये थ्री डायमेंशनल है। आप इसको एज्यूम करिए कि एक क्रिकेट बॉल लिया है सॉलिड आपने, और उसके ऊपर से आपने काटा है, ये बॉल है आपने, और बॉल को आपने काटा है और काट के वो हिस्सा निकाला है, ये वो वाला हिस्सा है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा सॉलिड एंगल, मतलब वैसा एंगल जो थ्री डायमेंशनल बनता है। ये थ्री डायमेंशनल है, बॉल का हिस्सा है, थ्री डायमेंशनल है। यहाँ पे जो एंगल ये प्रोजेक्ट करेगा सेंटर पे, वो होगा सॉलिड एंगल। ओके, थ्री डायमेंशनल जो भी एंगल होता है वो होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, क्लियर सभी को सॉलिड एंगल? तो सॉलिड एंगल के बाद हम एक चीज डिफाइन करते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है? रेडिएशन इंटेंसिटी होता है पावर, किसी डायरेक्शन में कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल। रेडिएशन इंटेंसिटी क्या है? पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। ओके, इसका यूनिट क्या होगा माही? इसका यूनिट क्या होगा माही? माही यस सर। इसका यूनिट क्या होगा माही, रेडिएशन इंटेंसिटी का? पावर का यूनिट क्या होता है माही? पावर का यूनिट कूलम, व्हाट? वॉट। सॉलिड एंगल का यूनिट रिमझिम, रिमझिम। सॉलिड एंगल यस का, सर। सॉलिड एंगल का यूनिट सर आपने नहीं फर्स्ट सर, हम बताएं। सेमेस्टर फिजिक्स। से भूल कौन गए। बोल रही? रुचि, रुचि बोलिए, रुचि, रुचि। अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वॉट्स पर यूनिट रेडियन।
आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में आप लोग को फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक सॉलिड एंगल भी आता था, उसके यूनिट आपके होते थे स्टेरेडियन। भूल गए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का सारा चीज, सिक्स सेमेस्टर अभी खत्म भी नहीं हुआ है। वेरी गुड रुचि। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, तो रेडिएशन इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, वॉट पर यूनिट स्टेरेडियन। ठीक है, ये था हमारा एंटीना का बेसिक। ये सब चीजें आपको जानने होते हैं किसी भी एंटीना के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे ट्रांसमिट करता है, उसका पैटर्न क्या होता है, लोब का मतलब क्या होता है, रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है। एक और चीज यहाँ पे बना है, हमें पढ़ना है, वो है हाफ पावर बीमविड्थ। हाफ पावर बीमविड्थ, हाफ पावर बीमविड्थ। ठीक है, ये देखिए हाफ पावर बीमविड्थ क्या होता है। हम लोग एक मेन लोब कंसीडर करेंगे, ये है एंटीना और ये है हमारा, ये हमारा एंटीना है और ये हमारा मेन लोब है। ये है हमारा एंटीना और ये है हमारा मेन लोब। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा जहां पे पावर मैक्सिमम होगा। सपोज करिए यहाँ पे पावर है P, यहाँ पे पावर मैक्सिमम है, और इस लोब में कोई एक ऐसा पॉइंट आता होगा जहां पे पावर होगा P/√2, जहां पे पावर होगा P/√2। इसे बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। हाफ पावर बीमविड्थ क्या होता है, मेन लोब में एक कहीं पे पावर होता होगा P और एक कहीं पे पावर होता होगा P/√2। अब जो इन दो पॉइंट्स के बीच एंगल बनेगा, इन दो पॉइंट्स के बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, उसे हम लोग बोलेंगे हाफ पावर बीम विड्थ। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा हाफ पावर बीम विड्थ से। ये समझे आप लोग, हाफ पावर बीम विड्थ क्या होता है, जहां पे एंगल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं सेंटर से P और P/√2 के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ पावर बीम विड्थ। इसको थीटा HPBW से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये था हमारा एंटीना का बेसिक्स। ये एक आपको ये इसका नॉलेज होना चाहिए। अब हमारा एंटीना स्टार्ट होगा। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू एंटीना बेसिक्स। एंटीना के बेसिक्स ये थे। जैसे आप लोग नेटवर्क्स पढ़ते हैं तो आपको पहले नॉलेज होना चाहिए केसीएल क्या है, केवीएल क्या है, ओम्स लॉ क्या है। उसी तरह एंटीना पढ़ने से पहले आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। जो आपका सिलेबस में सबसे पहला एंटीना पढ़ना है आपको, वो है हॉर्न एंटीना। वो है आपका हॉर्न एंटीना। देखिए हॉर्न एंटीना क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को 90 डिग्री पे बेंड करके हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे बेंड करके ट्रांसमिट करते हैं। हॉर्न एंटीना के केस में क्या होता है, हम लोग 90 डिग्री पे इसको बेंड नहीं करते हैं, इसको हम लोग समथिंग स्मॉलर एंगल पे बेंड करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ओपनिंग बना, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फ्लेयर। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं, ये जो ओपनिंग देख रहे हैं ना, ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं फ्लेयर। ओपनिंग को बोलते हैं फ्लेयर। ठीक है, तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को फ्लेयर करके जो हम एंटीना बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हॉर्न एंटीना। ठीक है, किसी ट्रांसमिशन लाइन को फ्लेयर करके हम लोग बनाते हैं
उसे हम लोग बोलते हैं हॉर्न एंटीना। हॉर्न इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मैं इसको 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करूँ। ये अब आप लोग को थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, ज्यादा देखने में, मतलब रियलाइज कर पा रहे हैं फ्लेयर का मतलब क्या हो रहा है? फ्लेयर का मतलब क्या हो रहा है अभी यहाँ पे हिमांशु? ये 3 डायमेंशनल हो रहा है सर। हाँ नहीं नहीं, वो तो वो पहले वाला फिगर भी 3 डायमेंशनल था। फ्लेयर का मतलब समझ रहे हैं ना? ओपनिंग हम लोग कर रहे हैं, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को ओपन कर रहे हैं, लेकिन उसके राइट एंगल पे ओपन नहीं कर रहे हैं, उसे सम अदर एंगल पे ओपन कर रहे हैं। ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेयरिंग। जो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग फ्लेयर करके जो एंटीना बनाते हैं उसे बोलते हैं हॉर्न एंटीना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज होता है। ये आपका हो गया। यहाँ पे एक चीज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आपसे मिलते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसको आप लोग रियलाइज करिए। ये मतलब जैसे 3 डायमेंशनल है, तो ये बाहर जो निकल रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, ये हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कुछ कंपोनेंट इसके पैरेलल जा रहे होंगे। जरा इसको रियलाइज करिए। मतलब थोड़ा फिगर बनाना मुश्किल होगा इसका, इसको रियलाइज करिए। कुछ कंपोनेंट इसके पैरेलल जा रहे होंगे, कुछ कंपोनेंट इसके पैरेलल होंगे। ये समझ रहे हैं आप लोग? कुछ कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होंगे और कुछ कंपोनेंट इसके पैरेलल होंगे। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हैं। ये आप लोग रियलाइज कर पा रहे हैं? कुछ कंपोनेंट परपेंडिकुलर होंगे और कुछ कंपोनेंट पैरेलल होंगे। जो पैरेलल है वो एच फील्ड है, वो जो परपेंडिकुलर है वो ई फील्ड है। रुचि, यस सर। ये रियलाइज हो पा रहा है रुचि थोड़ा बहुत कि कुछ कंपोनेंट्स एक बार और बता दीजिएगा सर। देखिए, एक मिनट, मैं बता देता हूँ। सपोज करिए ये आपका है, ये जो पार्ट है, ये उसका, ये है हमारा, ये जो फ्लेयर का जो मेन गेट है ना, मेन है ओपनिंग, वो ये है। ओके, ये फ्लेयर का फ्रंट है, एंटीना का फ्रंट है। ओके, यहां ध्यान दीजिए, एंटीना का फ्रंट है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होंगे। मतलब इसके परपेंडिकुलर कैसे होंगे? ऐसे होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे कुछ कंपोनेंट। इसके जो गेट है, मेन एंट्री है, कुछ कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ कंपोनेंट इसके पैरेलल में होंगे, इसके पैरेलल में जाएंगे कुछ कंपोनेंट। पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे हैं कुछ, यहाँ पे हैं कुछ, यहाँ पे हैं कुछ, और कुछ कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं। जो परपेंडिकुलर हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पैरेलल हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। ये रियलाइज हुआ अभी रुचि? यस सर। चलिए, तो किसी भी हॉर्न एंटीना में 2 कंपोनेंट होते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं वो ई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो एच फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ठीक है? यस सर। ये चलिए ठीक है, आज फिलहाल यहीं पे रखते हैं, क्योंकि हॉर्न एंटीना में कुछ डेरिवेशन के पार्ट करने हैं। तो ये हॉर्न एंटीना का आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा।
तो कल हम पूरा क्लास लेके इसका डेरिवेशन करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को जानते हैं, इसके टाइप्स को जानते हैं। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? क्लियर है आज का क्लास? Yes, sir. तो आज क्लास कंक्लूड करते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।